चलिए शांत हो जाइए बालक। कल हम लोग पिछले क्लास में बल आघूर्ण के बारे में पढ़े थे। बल आघूर्ण क्या था? तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। ये बल आघूर्ण के लिए परिमाण का व्यंजक है। इसी को अगर सदिश के रूप में लिखना हो तो वेक्टर टाउ इक्वल टू एन आई बाहर था और ब्रैकेट में ए क्रॉस बी, ये सदिश के रूप में हम लोग लिखे थे। इसको समीकरण कितना दिया गया था? 3 था और ये 4 था। चलिए ध्यान देंगे। तो यहां पर n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। I क्या है? परिपथ से प्रवाहित धारा। A क्या है? आयताकार लूप का क्षेत्रफल है। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लैंग्वेज लिखा जाए इसके लिए, लिखेंगे लैंग्वेज बालक। लिखा जाए समीकरण 3 तथा 4। समीकरण 3 तथा 4 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है धारावाही लूप पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर क्रियाशील धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का आवश्यक व्यंजक है। धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। अब देखिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, समझ लीजिए। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए बल आघूर्ण का मान महत्तम कब होगा? जब साइन थीटा का मान महत्तम होगा। और बल आघूर्ण का मान न्यूनतम कब होगा? जब साइन थीटा का मान न्यूनतम होगा। तो ध्यान देंगे, पीछे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि बल आघूर्ण जो होता है वो 90 डिग्री 270 डिग्री पे महत्तम होगा। 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर क्या होता है? न्यूनतम। क्लियर है? ये बात हो चुका है। चलिए चलिए हो गया बालक। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे बल आघूर्ण में कि ये जो होगा 90 पर मैक्सिमम होगा, 270 मैक्सिमम होगा, 0 180 और 360 पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा बालक। आप थीटा का वैल्यू रखेंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे आप। चलिए अब इसके आगे हमको आज कंटिन्यू करना है एक डिवाइस जिसका नाम है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का नाम सुने हैं? पीछे भी आता है गैल्वेनोमीटर। उसको धारा मापी कहा जाता है, लेकिन उसमें एक वर्ड हम जोड़ देंगे चल कुंडली, क्योंकि चल के काम करता है। ठीक है, तो अब देखा जाए कैसे चलेगा, क्या करेगा। तो पहले देख ही लिया जाए कि कैसा होता है। क्लास 12 एक मिनट। बात नहीं बालक। यही आपका गैल्वेनोमीटर, इसी का नाम है धारा मापी। तो पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सर धारा मापी तो 2 डिवाइस करता है। एक आमीटर भी धारा का मापन करता है और गैल्वेनोमीटर भी धारा का मापन करता है। तो गैल्वेनोमीटर जो धारा मापी होता है ये अल्प करंट का मापन करता है, जब करंट का वैल्यू कम रहता है, जैसे माइक्रो एम्पियर में रहेगा। ठीक है, लेकिन एमीटर जो होता है वो बड़ा करंट का भी मापन करता है।
और करंट सेंस करने का काम गैल्वेनोमीटर करेगा। सेंस का मतलब बहुत कम करंट है, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि उसमें करंट है कि नहीं है, टेस्टरों से नहीं मालूम चल रहा है, तब इसको लगा दीजिए। तो ये सेंस करने का काम करता है। इसका जो आप देख रहे हैं ये बीच वाला, ठीक है, ये जो निडल है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर ये निडल डिफ्लेक्ट हो गया दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम, परिपथ से धारा का प्रवाह हो रहा है। अभी बहुत कम परिमाण का मेजरमेंट करता है। ये पहले भी आया था, देख लीजिए, ये 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, इधर भी 10 है, 20 है, 30 है। आपको बताया था कि शून्य विक्षेपण की स्थिति में रहता है। याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज में भी इसका यूज किए थे, ठीक है। हम लोग विभव मापी पढ़ रहे थे, वहां भी आया था, ठीक है। संतुलित करने के लिए बार बार आगे पीछे करके संतुलित कर रहे थे, तो यही डिवाइस है बालक। अब देखिए इसके अंदर स्प्रिंग वगैरह रहता है, ठीक है, और स्प्रिंग से ही कनेक्टेड होता है। जब उस स्प्रिंग में करंट जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ने को हम लोग गांठ पड़ना या ऐठन आना, स्प्रिंग जब सिकुड़ेगा तो उसमें ऐठन आ जाता है या गांठ पड़ जाता है। और जब इसको जकड़ लेगा स्प्रिंग इस नीडल को, तो ये घूमना चालू कर देता है। तो करंट का परिमाण ज्यादा रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा बनेगा, तो ऐठन भी ज्यादा होगा और घूमेगा भी ज्यादा, तो बताएगा कि ज्यादा करंट है, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारा डायग्राम है, एक एक करके आप देख सकते हैं। ये भी इसका एक डायग्राम है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बहुत पहले का है, अब तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं डिजिटल भी आता है, मैनुअल भी आता है। पहले का है, ये स्केल बनाया जाता है, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। और देखिए इसमें तार ये कनेक्टेड है, ये तार से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो ये मैग्नेट लगाया रहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट रहता है, वक्र टाइप रहेगा, इधर कर्व टाइप रहता है, और इसी के अंदर कॉइल लपेटा रहता है। यहाँ से ये स्प्रिंग को हम लोग ज्यादा टाइट भी करते हैं, इसको लूज भी करते हैं। और जैसे ही करंट के परिपथ से, जब धारा के परिपथ से इसको जोड़ेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेपण होगा, और उसी विक्षेपण से मालूम चलता है कि इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है। तो ये बहुत पहले का डिवाइस है, ये हम लोग अब ये यूज नहीं करते, अब तो हम लोग डिजिटल वाला ही ज्यादा यूज करते हैं। देखे हैं, चलिए बेहतर है देखे हैं, तो अब नहीं देखे हैं इसलिए आपको दिखा दिए। अब देखिए ये अंदर का इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो गया, देख सकते हैं स्प्रिंग जैसा है, ये दिख रहा होगा आपको, और इसमें भी कॉइल लपेटा रहता है। तो जब ध्यान देंगे, जब करंट इसमें जाता है तो इसमें गांठ पड़ जाता है, मतलब ये सब सिकुड़ जाएगा, और इसी से नीडल कनेक्टेड होता है। तो जब ये सिकुड़ जाएगा तो इसमें गांठ पड़ जाएगा और इसमें ऐठन आएगा। और जैसे जैसे ऐठन का, ध्यान देंगे, जैसे जैसे ऐठन का संख्या बढ़ेगा तो ये घूमना चालू करता है, और घूम के डिफ्लेक्शन से क्या करेगा, करंट के बारे में बताएगा। तो ऐठन कम पड़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, और ऐठन कम पड़ने का मतलब हो गया कि आपका करंट कम है। कम रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र कम रहेगा तो गांठ कम पड़ता है, गांठ कम पड़ेगा तो ये डिफ्लेक्ट भी कम ही होगा, कम ही विक्षेपित होगा। और देखते हैं, अब यही सब वही डायग्राम है, अलग अलग टाइप से दिखलाया गया है। यहाँ भी बताया गया है कि देखिए धातु का फ्रेम रहता है, इसमें बहुत सारा कॉइल कनेक्टेड होता है, नॉर्थ पोल मैग्नेट साउथ पोल मैग्नेट रहता है, इसके बीच में नीडल सेंटर से कनेक्टेड होता है। ये देखिए काला काला टाइप का जो देख रहे हैं स्प्रिंग रहता है, यही सिकुड़ जाता है। अभी लिखेंगे इसके बारे में तो देखिएगा, उसमें गांठ भी लिखेंगे, ऐठन भी लिखेंगे, बहुत सारा चीज लिखने वाले हैं। तो यही घूमते रहता है जी आगे पीछे। अब ई आपको थोड़ी दिखाई देता है, आपको तो डायरेक्ट ई दिखाई दे रहा है, लेकिन जब खोलिएगा ना इस मशीन तो आपको इसके अंदर ये सारा चीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी तरीके का हम लोग भी एक डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है बालक? ये भी आपका उसी तरीके का है, ये भी उसी तरीके का है। इसमें तो स्प्रिंग दिख भी रहा है बीच में, आप देख सकते हैं, इसी से ये कनेक्टेड होता है। और इसी का देखिए वहां पर बताया गया है डिफ्लेक्शन करके। बस तो यही सारा डायग्राम है गैल्वेनोमीटर के लिए। ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं। अब डिजिटल भी आ गया। डिजिटल मतलब वो जैसे वहां देखिएगा बाहर, तो डिजिटल आपका
डिस्प्ले लगा हुआ है और उस पे नीडल नहीं है, डायरेक्ट बताएगा इतना वोल्ट, इतना एम्पियर। डिजिटल वाले में वो डिजिट आपको दिखाएगा, उसमें सुई नहीं रहता है। तो यही है बालक गैल्वेनोमीटर, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कोई दिक्कत। अब आमीटर अगर रहेगा तो देखिए यहाँ ए लिखा रहता है, आमीटर भी करें वो भी ऐसे ही रहता है, वो अलग नहीं रहता है। ठीक है, कहाँ देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग घर में बोर्ड वोर्ड में लगा के रखते हैं करेंट मेजरमेंट करने के लिए। वोल्ट अगर भी लिखा रहेगा तो वोल्ट मीटर है, ए लिखा रहेगा तो एमीटर है, जी लिखा रहेगा तो गैल्वेनोमीटर है। और याद करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में अगर अल्प प्रतिरोध जोड़ दीजिएगा समानांतर क्रम में तो हो जाता है एमीटर, और अगर हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो हो जाता है वोल्ट मीटर। तो याद रखिएगा, अभी आगे जब पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाए कि गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर और वोल्ट मीटर में बदला जाता है। अब कैसे बदला जाता है ये लिखेंगे, और परीक्षा में भी आपका पूछा जाता है कि बताइए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में आप कैसे बदलिएगा, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कैसे बदलिएगा, यही सब हमको बालक सीखना है। कोई दिक्कत? चलिए तो हेडिंग दिया जाए। अब सर चल कुंडली काहे बोले हैं, तो चलिए ना रहा है जी, करंट जा रहा है तो चलने लग रहा है, सब सिकुड़ जा रहा है। करंट बंद कर दिए तो सब गांठ ढीला पड़ जाएगा, कैसे फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, उसी तरीके का होगा। ठीक है, अब मान लिया कि स्विच चलेगा तो उसको चले ना कहेंगे, तो यह चल कुंडली धारा मापी, धारा मापी भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरा नाम है वही बताया जाए। तो लिखेंगे चल कुंडली धारा मापी चल कुंडली धारा मापी मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, हेडिंग दिए जाओ अलग, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। हो गया? चलिए इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, इसको शॉर्ट में एमसीजी भी कहा जाता है। ठीक है, एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हम लोग कहते हैं। तो लिखा जाए इसके बारे में, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, चल कुंडली धारा मापी विद्युत परिपथ में, चल कुंडली धारा मापी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रवाहित, विद्युत परिपथ में प्रवाहित, विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प विद्युत धारा का, विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प विद्युत धारा का, अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए, अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए, मापन करने के लिए, मापन करने के लिए प्रयोग में, मापन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला, प्रयोग में लाया जाने वाला विद्युतीय यंत्र है, प्रयोग में लाया जाने वाला विद्युतीय यंत्र है, प्रयोग में लाया जाने वाला विद्युतीय यंत्र है। हो गया बालक? तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि सर ये धारा मापी क्या है, तो एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से अल्प विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, अगर परिपथ में करंट का वैल्यू बहुत कम है तो आप गैल्वेनोमीटर से मेजर कीजिए। अब इसके बाद डायग्राम है, वही डायग्राम है जो आप देख रहे थे।
चलिए तो देखा जाए डायग्राम। बात नहीं हुआ। बराबर बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है जी, इधर बड़ा है। अब हो गया, अभी बड़ा है। या एक काम कीजिए, ज्यादा बड़ा छोटा हो जा रहा है ना, रुक जा। बात नहीं जी, बड़ी हल्ला कर रहा है। चलिए बालक, तो यहाँ पे n लिख दे रहे हैं, यहाँ पर s लिख देंगे, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन
कुछ इस तरीके से रहेगा, और इसका नाम T1 दे रहे हैं टर्मिनल 1, इसका नाम T2 दे रहे हैं टर्मिनल 2। देखिए इधर ये आधार है, ये स्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट, अभी आप डायग्राम में भी देखे थे। ये पैमाना होता है जिसको स्केल कहा जाता है। ये आपका स्थायी चुंबक है। इसमें एक नॉर्थ पोल मैग्नेट, ये भी आपका स्थायी चुंबक होगा। स्थायी चुंबक ये आधार है, बेस है। ये टर्मिनल T1 T2 है, इसी से कनेक्टेड होता है प्लस और माइनस। ध्यान देंगे, इसमें से एगो तार नीचे निकलेगा प्लस में, इधर निकलेगा माइनस में। जब करंट जाएगा तो जो स्प्रिंग देख रहे हैं इसमें गांठ होता है, और ये धातु का एक है अधातु का फ्रेम रहता है, इसी में तार लपेटा रहता है। तो जैसे ही गांठ पड़ेगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये घूमने का काम करता है। जैसे जैसे ही घूमेगा ये आपका जो नीडल है आगे पीछे डिफ्लेक्ट होता है। तो डायग्राम बन जाएगा, अभी नहीं बनेगा। चलिए तो हम इसको भेज देंगे, जगह छोड़ दीजिए और लिखिए। अच्छा रहा तो बाद में बनाइए, लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, जहां B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहां B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहां B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, I बराबर कुंडली से प्रवाहित धारा, I बराबर कुंडली से प्रवाहित धारा, I बराबर कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा, L बराबर कुंडली की लंबाई, L बराबर कुंडली की लंबाई, B बराबर कुंडली की चौड़ाई, B बराबर कुंडली की चौड़ाई, B बराबर कुंडली की चौड़ाई, और L गुने B लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे L गुने B बराबर A, और बराबर में लिखेंगे कुंडली का क्षेत्रफल। ये क्या रहेगा आपका? ये कुंडली का क्षेत्रफल होगा। और कैपिटल N बराबर कुंडली में फेरों की संख्या, कैपिटल N बराबर कुंडली में फेरों की संख्या, कैपिटल N बराबर कुंडली में फेरों की संख्या। तो इतना सारा हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए पहले लिखवा दिए कि कौन क्या है। अब ये सारा इस डायग्राम में है, ध्यान देंगे यही डायग्राम हमको बनाना होगा। तो इसमें दो तीन चीज ध्यान देना है आपको। दो आप चुंबक ले लीजिएगा स्थायी, एक पैमाना ले लीजिएगा, एक अधातु के फ्रेम पर इसको लपेट देना है, दो गो टर्मिनल बना लीजिएगा T1 और T2, और एक आपका नीडल रहेगा जो डिफ्लेक्ट होगा। बस इतना होना चाहिए आपके पास। क्लियर है बालक? अब इसमें हम लोग अगर डायग्राम बनाते हैं तो बस ये नॉर्थ और साउथ वाला बनाना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा तो ध्यान देंगे हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्थ पोल मैग्नेट और एक साउथ पोल मैग्नेट, जैसे ये नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ हो जाएगा, और इसके बीच में धातु का फ्रेम वाला दिखलाते हैं, और इस पे कुछ ऐसे पॉइंट वाइज आपको दिखाई देगा 1 2 3 4, ये नॉर्थ ये साउथ। और इसमें क्या दिखलाते हैं हम लोग? तो चुंबकीय बल रेखा,
चुंबकीय बल रेखा, ये पीछे था ना जी। अब पीछे वाले में आपको ये मेंशन उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ में आएगा, फिर भी हम डॉट से दिए हैं ताकि आपको मालूम चले कि चुंबकीय बल रेखा का दिशा इधर होता है। अब इस चीज को दर्शाने के लिए देखिए एक डायग्राम यहाँ पर हम रखे हैं। ये आपका ध्यान देंगे, ये वक्राकार मतलब कर्व में होता है। अभी आप डायग्राम भी देखे थे, ये टेढ़ा जैसा था, तो ये भी वक्र में रहता है, ये भी वक्र में रहता है। नॉर्थ पोल मैग्नेट, साउथ पोल मैग्नेट, इधर से चुंबकीय बल रेखा निकलेगा, इधर से जाएगा। ई क्या है, तो यहीं पर आपका निडिल कनेक्टेड होता है, घूमने का काम यहीं से करता है, सेंट्रल पॉइंट है। तो याद रखेंगे हम लोग दो डायग्राम बना लेंगे, एक ये होगा फिगर ए होगा, और ये जो अंदर वाला है एक यहाँ पर बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे फिगर बी। क्लियर है बालक? तो दोनों एक ही जगह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको नाम दे देना होगा फिगर ए फिगर बी। अभी आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भेज देंगे इसको ग्रुप में। हम लोग को थोड़ा सा लिखना है, डायग्राम के लिए जगह छोड़ दिए हैं। चलिए अब सिद्धांत लिखेंगे, क्रिया विधि लिखेंगे और इसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग निकालेंगे। सिद्धांत लिखकर डैश दीजिए। कितना बड़ा है जी, एक की जगह दोनों बन जाएगा। हाँ तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए। सिद्धांत लिखकर डैश दिए जब बालक। अब ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करेगा। याद कीजिए, बल आघूर्ण में कल भी हम लोग डायग्राम बनाए थे, तो दो चुंबक था ना जिधर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में आप फ्रेम रखे थे, वही चुंबकीय क्षेत्र घुमाने का काम करता है। तो बिल्कुल बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करेगा, याद रखिएगा। सिद्धांत लिखकर डैश दीजिए बालक। सिद्धांत लिखकर डैश देंगे और लिखा जाए चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी इस सिद्धांत पर, चल कुंडली धारामापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि, चल कुंडली धारामापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि, इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब एक धारावाही लूप, जब एक धारावाही लूप, जब एक धारावाही लूप या कुंडली को, धारावाही लूप या कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, धारावाही लूप या कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो इस पर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, रखा जाए तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, रखा जाए तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। कोई दिक्कत बालक? तो बताइए किस सिद्धांत पर काम कर रहा है जी? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। चलिए पैराग्राफ चेंज करके बनावट लिखकर डैश दे देंगे। बनावट, बनावट लिखकर डैश दिया जाए और लिखेंगे, लिखा जाए चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी में एक कुंडली होता है, एक कुंडली होता है जिसको, जिसको, जिसको अधातु फ्रेम पर लपेटकर, जिसको अधातु फ्रेम पर लपेटकर रखा जाता है, जिसको अधातु फ्रेम पर लपेटकर रखा जाता है, लपेटकर रखा जाता है। कुंडली को, कुंडली को स्थिर करके, कुंडली को स्थिर करके चुंबक के, कुंडली को स्थिर करके चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य,
स्थिर करके चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य इसे रखा जाता है। चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य इसे रखा जाता है जो आकार में रखा जाता है, जो आकार में बेलनाकार होता है, जो आकार में बेलनाकार होता है, जो आकार में बेलनाकार होता है। धारामापी के टर्मिनल T1 और T2, धारामापी के टर्मिनल T1 एवं T2, टर्मिनल T1 एवं T2 कुंडली के टर्मिनल T1 एवं T2 कुंडली के सिरों से जुड़े हुए होते हैं। कुंडली के सिरों से जुड़े हुए होते हैं। कुंडली के सिरों से जुड़े हुए होते हैं। हो गया बालक। इसी में लिखेंगे स्प्रिंग कुंडली, स्प्रिंग कुंडली पर अल्प प्रत्यानयन बल युग्म, स्प्रिंग कुंडली पर अल्प प्रत्यानयन बल युग्म, स्प्रिंग कुंडली पर प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है। प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है। प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब धारा कुंडली से प्रवाहित होती है, जब धारा कुंडली से प्रवाहित होती है, जब धारा कुंडली से प्रवाहित होती है तो इस पर, जब धारा कुंडली से प्रवाहित होती है तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है जो निम्न है। तो हमको ही बताइए कि बल आघूर्ण कितना काम करता है जी। तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, यही ना लिखे थे कल। क्लियर है बालक। तो इसको दे दिया जाए समीकरण नंबर 1, यही बल आघूर्ण काम करेगा। अब इसमें एक वर्ड आया है प्रत्यानयन बल युग्म, थोड़ा उसको समझ लिया जाए, उसके बाद हम लोग आगे फिर से बढ़ेंगे। हो गया बालक। देखिए प्रत्यानयन बल युग्म में क्या होता है, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, अगर पिंड के आप मूल अवस्था में कोई परिवर्तन करते हैं और पिंड उस परिवर्तन का विरोध करके पुनः अपने मूल अवस्था को धारण करने के लिए जो बल लगाता है उसी का नाम क्या है, प्रत्यानयन। अब जैसे स्प्रिंग है, हम इसको इसे मोड़ दिए, तब जब छोड़ेंगे तो फिर सीधा हो गया। तो बताइए हमारे बल के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाया होगा, अपने मूल आकृति को धारण करने के लिए बल लगाया होगा। तो ये बोलते हैं कि रीस्टोर हो गया। रीस्टोर मतलब जैसे पहले था वैसे ही हो गया। तो रीस्टोर होने के लिए जो बल लगाता है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। तो इसी को कहा जाता है प्रत्यानयन बल। अब युग्म में क्या है, तो दोनों चीज है। आप इसको दबाइएगा तो ये बाहर की ओर देगा और खींचिएगा तो अंदर की ओर देगा। मतलब जो भी आप काम करेंगे उसका एकदम विरोध अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। और क्यों करेगा, तो अपने मूल अवस्था को धारण करने के लिए। तो याद रखेंगे, जब भी घूर्णन वाला बात होता है तो हम लोग वहां पर बल युग्म का नाम लेते हैं और वो बल आघूर्ण के रूप में
व्यक्त किया जाता है। तो अब इसमें स्प्रिंग क्या होगा, तो जब आप करंट दिए तो चुंबकीय क्षेत्र बना, सब में गांठ पड़ गया, लेकिन जैसे ही आप स्विच बंद किए तब वो गांठ खुल जाएगा, फिर से ढीला हो जाएगा। क्लियर है? फिर स्विच ऑन कर दिए, फिर सारा करंट गया, चुंबकीय क्षेत्र बना, फिर गांठ आ गया, फिर बंद किए, जैसे ही बंद कीजिएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ठीक है ढीला हो जाएगा जैसे पहले था। तो ये बार बार प्रक्रिया होते रहता है। तो अब बताइए कि ढीला करने के लिए क्या आप उसको बल दिए हैं कि ढीला हो जाओ? नहीं, वो अपने मूल अवस्था को धारण करने के लिए खुद बल लगा ले रहा है। उस बल का नाम क्या होगा? प्रत्यानयन। क्लियर है बालक? तो याद रखिए प्रत्यानयन बल क्या होता है, तो अपने मूल अवस्था को धारण करने के लिए जो पिंड बल लगाता है वही बल क्या है? प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो अब इसमें आप बल आघूर्ण का बात कर रहे थे कि सर दो चुंबक के बीच में हम लोग कोई धातु के फ्रेम पर लपेट कर कुंडली से, स्प्रिंग कुंडली से रख कर एक कंस्ट्रक्शन बनाए हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग पीछे डायग्राम में देखे हैं, इसको टर्मिनल T1 और T2 से जोड़ा गया है। अभी जितना लिखे हैं सर आपको डायग्राम में दिख जाएगा। जब इसमें करंट का प्रवाह होता है तो कुंडली में गांठ पड़ जाता है, और ये बहुत बारीक होता है जी। ये जो कुंडली होता है बहुत पतला होता है, जस्ट लाइक हेयर। जितना बाल पतला होता है ना, इतना पतला पतला कुंडली का तार होता है। अब इसको स्प्रिंग कुंडली का हम लोग नाम देते हैं। कुंडली मतलब यही तार होगा, याद रखिएगा। तो जैसे जैसे गांठ पड़ेगा, घूमेगा, करंट बंद कर दीजिएगा, प्रत्यानयन बल से क्या हो जाएगा, फिर ढीला पड़ जाएगा, फिर अपने जगह पे आ जाएगा। चलिए, तो इसी के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। अभी कह रहा है कि इसमें ये थीटा का है, तो थीटा विक्षेप कोण होता है। विक्षेप कोण मतलब आप कितना घूमे हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, कितना घूमे हैं। तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखने वाले हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। इसके नीचे लिखेंगे जहां थीटा कुंडली के तल से, जहां थीटा कुंडली के तल से अभिलंब द्वारा, जहां थीटा कुंडली के तल से अभिलंब द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की, अभिलंब द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, अभिलंब द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कोण है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से बनाया गया कोण है, बनाया गया कोण है। अतः बल आघूर्ण को, अतः बल आघूर्ण को महत्तम होने के लिए, अतः बल आघूर्ण को महत्तम होने के लिए डैश दे दीजिए। तो हमको ये बताइए कि बल आघूर्ण महत्तम कब होगा? जब साइन थीटा महत्तम होगा। तो आप लिखे हैं बल आघूर्ण को महत्तम होने के लिए, तो महत्तम होने के लिए थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है बालक? अभी रख दीजिए इसमें रखिएगा तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बालक। अभी आपको समझा भी रहे थे, याद कीजिए कि महत्तम कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो इसमें रख दिया जाए तो टाउ बराबर ये कितना होगा? NIAB, और ये कितना डिग्री वाला? साइन 90। साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1। तब बल आघूर्ण महत्तम कितना हो जाएगा? NIAB। समीकरण नंबर 2 यहां से लिख लेंगे। अब ध्यान देंगे, ये जो बल आघूर्ण है ये विक्षेप आघूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप नीडल को इसे घुमा दे रहे हैं। ठीक है, तो घुमाना तो विक्षेपित करना कहलाता है। तो इसको हम लोग विक्षेप आघूर्ण के नाम से भी जानते हैं। 2 तक लिख लिए बालक?
लिखा जाए, समीकरण 2 के नीचे लिखिएगा, लिखेंगे यह बल आघूर्ण, यह बल आघूर्ण विक्षेप आघूर्ण के नाम से भी, यह बल आघूर्ण विक्षेप आघूर्ण के नाम से भी, यह बल आघूर्ण विक्षेप आघूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, विक्षेप आघूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही कुंडली विक्षेपित होती है, जैसे ही कुंडली विक्षेपित होती है, जैसे ही कुंडली विक्षेपित होती है, तार में ऐंठन, जैसे ही कुंडली विक्षेपित होती है, तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। सामने देखिए, तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है और प्रत्यानयन बल युग में, और प्रत्यानयन बल युग में, प्रत्यानयन बल युग में प्रभावी हो जाता है, और प्रत्यानयन बल युग में प्रभावी हो जाता है। प्रभावी होना मतलब काम करना शुरू करना। प्रत्यानयन बल युग में प्रभावी हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि के कैपिटल, यदि के प्रत्यानयन बल युग में, यदि के प्रत्यानयन बल युग में, प्रत्यानयन बल युग में के लिए, यदि के प्रत्यानयन बल युग में के लिए तार की, प्रत्यानयन बल युग में के लिए तार की प्रति इकाई ऐंठन, प्रत्यानयन बल युग में के लिए तार की प्रति इकाई ऐंठन हो तो, तार की प्रति इकाई ऐंठन हो तो, तार की प्रति इकाई ऐंठन हो तो थीटा विक्षेप के लिए, थीटा विक्षेप के लिए, थीटा विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बल युग में, थीटा विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बल युग में, थीटा विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बल युग में या बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग में या बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, और ये कितना होगा, तो टाउ बराबर के इंटू थीटा, टाउ बराबर के इंटू थीटा। अब सवाल ये कि सर के क्या है, तो याद रखेंगे आपका तार बहुत लंबा है, अब जितना लंबाई के ले लें, तो कह रहा है कि प्रति इकाई, पीछे 2 था, ठीक 3 हो जाएगा ना जी। ध्यान देंगे इसमें के क्या है, थोड़ा के बारे में समझा जाए, तो हम बोले कि तार तो बहुत लंबा है, ज्यादा लेंथ का, तो आप उसके इकाई लंबाई में जितना गांठ पड़ जाएगा इकाई लंबाई में, उसको हम लोग कैसे सूचित करेंगे, के से। अब ई देखना है कि इकाई लंबाई में अगर 10 गो गांठ पड़ा तो ई हमारा थीटा कितना विक्षेपित हुआ। ध्यान देंगे ये जो थीटा आप देख रहे हैं ये क्या है, तो उत्पन्न विक्षेप है। तो कह रहा है कि अगर इकाई लंबाई में अगर 1 मीटर में हमारा 10 गांठ पड़ा तो उस 10 गांठ के कारण कितना थीटा में विक्षेप उत्पन्न होगा, ठीक है, इसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए के क्या है तो आप बोलेंगे प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न ऐंठन है, ठीक है, और थीटा क्या है, तो उस ऐंठन के द्वारा उत्पन्न विक्षेप। क्लियर है बालक। अब थोड़ा सा समीकरण पीछे वाला देखिए, 2 था, कितना था, ये 2 है ना जी, 2 और 3 का देखिए एलएचएस सेम है, 2 और 3 का एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को क्या कर दिया जाए, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, लिखा जाए समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से
क्या किया जाए 2 तथा 3 से बालक? क्या करें, RHS को बराबर कर दें। तो आप कहिएगा कि उधर था NIAB, ध्यान देंगे बालक, उधर पीछे वाला देख के बताइए क्या था, NIAB, और यहां पर दिख रहा है K इंटू थीटा, यही है ना। अब इसमें हमसे अगर करंट पूछ दे, I पूछ दे, तो सब उठ के कहां चला जाएगा, नीचे। B पूछ दे तो बाकी सब चला जाएगा नीचे। तो यहां पर अगर हम I निकाले करंट, तो ये A B और N कहां जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा K इंटू थीटा अपॉन, और नीचे हो जाएगा NAB, लिख लेंगे वाला यहां से। जाइए, जिनका क्लास है जाइए, जिनका क्लास नहीं है क्लास कीजिए, है ना जी, क्योंकि 1 घंटे और चलेगा पढ़ाई। अब जहां तक उसमें हो जा। अच्छा रुक जाइए, अभी समीकरण पे बात करेंगे, पहले लोग को निकल जाने दीजिए। चलो जी, मोह माया त्याग हो। तो अभी आई होगा तो चलिए आगे बढ़ाया जाए बालक। अब तो जा, बीच में उठ नहीं क्या जाएगा, सुन ला, बीच में जो जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा तुरंत। चलिए आगे बढ़ाए बालक। इधर से कोई नहीं है जी, जानती है सबके बुझाएगा नहीं फिर। चलिए देखिए बालक, यहाँ पर दोनों का RHS कंपेयर कर लिए हैं। तो जब RHS कंपेयर कर लिए, तो इधर है NIAB। N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। I क्या है, कुंडली से प्रवाहित धारा। A क्या है, तो क्षेत्रफल है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। K क्या है, तो ऐंठन नियतांक कह सकते हैं, अभी लिखवा भी देंगे K के बारे में। और थीटा क्या है, उत्पन्न विक्षेप है कि आपका कितना निडिल विक्षेपित हुआ है। तो जब I निकालिएगा तो सब उठ के आ गया नीचे। अब एक काम किया जाए, इसमें थोड़ा सा अलग कर लीजिए, K बटा में नीचे लिख देंगे NAB, और थीटा को थोड़ा किनारे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो अभी इसको हमें एक नियतांक बनाने वाले हैं, इसको हटा के G लिखेंगे। G मतलब धारा मापी नियतांक, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट लिया जाएगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये जो घेरे हैं, ये जो K अपॉन NAB आप देख रहे हैं, इसको एक नियतांक ले लिया जाएगा G। मतलब G हटाएंगे तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, K बटा में NAB, और ये कितना हो जाएगा, G इंटू थीटा। इसको समीकरण कितना दे दिया जाए जी, ये 3 था, ये हो जाएगा 4। अब यहां पर लिखना होगा कि सर किसको हटाए हैं, तो जहां G बराबर कितना, K बटा NAB, और इसको धारा मापी नियतांक कहा जाएगा, इसके बराबर में लिखेंगे। तो आप यहां तक लिखे थे ना बालक, इसको मेंशन कर लीजिए और यहां तक पहुंचिए। जहां G बराबर K बटा में NAB, और बराबर में लिख लेंगे धारा मापी नियतांक। यहां पे धारा मापी नियतांक, मतलब देखिए लंबा पद है, इसको हटाने के लिए G का यूज किया गया है। अगर आपका इच्छा होगा सर G हटाएंगे तो इसके जगह पे क्या आएगा, तो वही आएगा K अपॉन कितना, NAB। हो गया बालक। अब इसमें K भी है, K के बारे में भी लिख लिया जाए। K बराबर ऐंठन नियतांक, K बराबर ऐंठन नियतांक। बाकी सबसे तो आप परिचित है बालक, NAIB सबसे तो हम लोग परिचित है। यही दो नया टाइप का था, तो दोनों के बारे में हम लोग लिख लिए।
सब कोई आगे चला, तू पीछे। चलिए हो गया बालक। हमको ये देख के बताइए कि आई में और जी में कैसा संबंध है। आई में और थीटा में कैसा संबंध है, समानुपाती। इसका मतलब ये है कि करंट ज्यादा तो विक्षेपण भी ज्यादा, करंट कम तो विक्षेपण भी कम। तो इसी से समीकरण 4 से एक संबंध लिख रहे हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या होगा, तो आप कहेंगे आई समानुपाती क्या है, थीटा है। कि अगर करंट का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो आपका पैमाना पर ज्यादा विक्षेप दिखाई देगा स्केल पर, करंट का परिमाण कम रहेगा तो पैमाने पर विक्षेप आपको कम दिखाई देगा। इसको भी लिख लीजिए और समीकरण भी दे देंगे इसको 5। समीकरण 5 बोला जाए, अतः हम कह सकते हैं कि चल कुंडली धारा मापी के चल कुंडली धारा मापी के कुंडली में, चल कुंडली धारा मापी के कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, चल कुंडली धारा मापी के कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली से प्रवाहित, उत्पन्न विक्षेप कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कोई दिक्कत बालक? अब यहां पर यही कह रहा है कि अगर करंट का प्रवाह ज्यादा होगा, समझिए करंट का प्रवाह ज्यादा तो विक्षेप भी ज्यादा, करंट का प्रवाह कम होगा तब विक्षेप भी क्या होगा, ज्यादा हो गया। करंट का प्रवाह ज्यादा तो विक्षेप भी ज्यादा, करंट का प्रवाह कम तो विक्षेप भी कम। इस समानुपाती का चिन्ह हो गया। चलिए अब हमको आगे जानना है चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता। तो ध्यान देंगे, एक धारा सुग्राहिता होता है तो एक वोल्टेज सुग्राहिता होता है। अभी सर सुग्राहिता क्या है, तो ध्यान देंगे उसको इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहा जाता है। अगर धारा सुग्राहिता होगा तो करंट सेंसिटिविटी कहेंगे, अगर वोल्टेज सुग्राहिता होगा तो उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसका मतलब ये है, चलिए समझिए बालक, इसका मतलब ये है कि जैसे ही परिपथ में करंट आया तो आप कितना जल्दी उसका विक्षेप दर्शाते हैं, कितना जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, यही उसका सेंसिटिविटी कहलाता है। अगर करंट मापने में आप ध्यान देंगे, अगर करंट मापने में आप जो सेंसिटिविटी दिखाइएगा उसको धारा सुग्राहिता कहेंगे। अगर वोल्टेज के लिए दिखलाइएगा तो क्या कहेंगे, वोल्टेज सुग्राहिता। उसको विभव सुग्राहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो सुग्राहिता मतलब ये है कि कितना जल्दी आप रिएक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है बालक? सुग्राहिता का मतलब होता है कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं। अब माने किसी को एक थप्पड़ मार दिया गया, ठीक है, तो वो 5 मिनट सोच रहा है क्या करे, लड़े नहीं लड़े क्या होगा, इसका मतलब उसका सुग्राहिता कम है। एगो को मारे पलट के एकदम भिड़ गया तो कहिए सॉरी तो बड़ा बदमाश है, एकदम सुग्राही है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो याद रखेंगे जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है वो सुग्राही होता है, और जो रिएक्ट करने में कुछ समय ले लेगा उसका सुग्राहीपन कुछ कम होता है बालक। अरे मापेगा तो दोनों, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मापेगा, लेकिन एक ज्यादा समय लेता है, कम समय लेता है। तो बस यही हमको समझना है। अब उसका फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चल कुंडली धारा मापी की, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता,
शल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता का बालक। अच्छा तन घूम गया वो ठंडा हो जाए। शल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता और डैश दे दिया जाए। शल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता और डैश दे देंगे बालक। बोला जाए डैश दे दीजिए। लिखा जाए यदि किसी, लैंग्वेज लिखेंगे, यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा, यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा आई, यदि किसी कुंडली से प्रवाहित धारा आई, प्रवाहित धारा आई तथा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, प्रवाहित धारा आई तथा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, तथा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप थीटा हो तो, थीटा हो तो राशि थीटा अपॉन आई को ही, देखिए सामने लिखे हैं, राशि थीटा अपॉन आई को ही, राशि थीटा अपॉन आई को ही चल कुंडली धारा मापी का, राशि थीटा अपॉन आई को ही चल कुंडली धारा मापी का, चल कुंडली धारा मापी का धारा सुग्राहिता, चल कुंडली धारा मापी का धारा सुग्राहिता कहा जाता है। चल कुंडली धारा मापी का धारा सुग्राहिता कहा जाता है। हो गया बालक। चलिए अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो आपने बोला कि सर धारा सुग्राहिता कहा गया है। धारा सुग्राहिता, तो देखिए आई मतलब करेंट हो गया और सुग्राहिता के लिए एस लगा दिया जाए, सेंसिटिविटी हो जाएगा। तो ये होता क्या है, तो ध्यान देंगे प्रति इकाई करेंट के लिए जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसी को धारा सुग्राहिता कहते हैं। फिर से एक बार समझिए परिभाषा कि सर प्रति इकाई विद्युत धारा के लिए जो विक्षेप उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, धारा सुग्राहिता। मतलब 1 एम्पियर करंट भेज दिए और तब देखे कि 1 एम्पियर में कितना विक्षेप हुआ, तो प्रति इकाई विद्युत धारा के लिए जो विक्षेप उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, धारा सुग्राहिता। तो एक और परिभाषा दिखाई दे रहा है, इस प्रति इकाई विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाएगा, धारा सुग्राहिता। पहले इसको लिख लीजिए, इसके नीचे हम लोग एक और परिभाषा लिख लेंगे। अच्छा वोल्टेज सुग्राहिता रहेगा तब क्या रहेगा जी, थीटा बटा में भी रहेगा, यहाँ आई के जगह भी रहेगा वोल्टेज सुग्राहिता में। मतलब प्रति इकाई वोल्टेज के लिए जो विक्षेप आएगा वो क्या होगा, वोल्टेज सुग्राहिता होगा। बोले इसके लिए लिखा जाए प्रति इकाई विद्युत धारा के, प्रति इकाई विद्युत धारा के, प्रति इकाई विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, प्रति इकाई विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्पन्न विक्षेप, प्रवाह के लिए उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। कोई दिक्कत बालक? अगर वोल्टेज सुग्राहिता कहेगा तो नीचे क्या रहेगा, वोल्टेज। अब आप VS कर देंगे, सुन लीजिए दोनों एक बार सुन लीजिए, वोल्टेज जो पूछ सकता है कभी, तो याद रखेंगे प्रति इकाई वोल्टेज के लिए जो विक्षेप होगा उसको क्या कहेंगे, वोल्टेज सुग्राहिता। वहां IS के जगह क्या लिख देंगे, VS लिख देंगे। चलिए अब एक और फार्मूला बनाया जाए। एक तो ये हो गया, देखिए तो इसको चेंज करेंगे,
आई एस बराबर आप कितना लिखे हैं, थीटा अपॉन आई लिखे हैं। अभी बताइए कि आई बराबर अभी पीछे कितना हम लोग निकाले थे, तो देखिए तो देखिए यहाँ पे आई लीजिए ना, टोटल ये वाला के थीटा नीचे एन ए बी, के इंटू थीटा और नीचे कितना है एन ए बी। अच्छा इसके बटा में एक डाल देते, 4 स्टेप में हो जाएगा। इसको सीधा कर लीजिए, थीटा अपॉन 1 ये कहाँ चला जाएगा, सब ऊपर एन ए बी और नीचे कौन बच जाएगा के इंटू थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है जी, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आई एस धारा सुग्राहिता कितना मिल गया जी, तो मिल गया एन ए बी और नीचे कितना मिल गया के। पीछे वाला समीकरण कितना था, 5 था ना जी। इसको कितना दे दिया जाए 6, इसको कितना दे दिया जाए 7। यहां से बहुत ज्यादा लाइट कट गया जी आज। संडे को लाइट भी संडे मनाने लगता है। हो गया बालक, चलिए इसके नीचे लिखेंगे, समीकरण 7 के नीचे लिखा जाए धारा सुग्राहिता के मान को, धारा सुग्राहिता के मान को अधिक होने के लिए, धारा सुग्राहिता के मान को अधिक होने के लिए, धारा सुग्राहिता के मान को अधिक होने के लिए और डैश दे दीजिए, डैश दे देंगे और ए नंबर में लिखेंगे, स्मॉल ए नंबर में लिखा जाए एन का मान, एन का मान अधिक होना चाहिए, एन का मान अधिक होना चाहिए, एन का मान अधिक होना चाहिए। बी नंबर में लिखेंगे ए का मान अधिक होना चाहिए, ए का मान अधिक होना चाहिए, ए का मान अधिक होना चाहिए। सी नंबर में लिखेंगे बी का मान अधिक होना चाहिए, बी का मान अधिक होना चाहिए, बी का मान अधिक होना चाहिए। और डी नंबर में लिखेंगे के का मान, के का मान कम होना चाहिए, के का मान कम होना चाहिए। हो गया बालक, अभी कैसे मालूम चल गया कौन अधिक होना चाहिए कौन कम, अभी पीछे निकाले हैं, देखिए इधर इन तीनों में समानुपाती का संबंध है बालक। तो अगर ज्यादा कब होगा, जब ये तीनों ज्यादा होगा, और ज्यादा कब होगा, जब ये कम होगा, क्योंकि इसके साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो यही अभी पीछे हम लोग लिखे हैं कि करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होने के लिए कौन कौन ज्यादा, एन ज्यादा, ए ज्यादा, बी ज्यादा, कौन कम, के कम होना चाहिए। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए समीकरण 7, समीकरण 7 की मदद से, समीकरण 7 की मदद से चल कुंडली धारा मापी की, समीकरण 7 की मदद से चल कुंडली धारा मापी की, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को ज्ञात किया जा सकता है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को ज्ञात किया जा सकता है। कोई दिक्कत बालक? चलिए ई हो गया।
अब हमको पढ़ना है धारा मापी का उपयोग। इसका उपयोग बताइए। तो उपयोग बहुत सारा है इसका, सबसे ज्यादा तो उपयोग इसी का है। क्यों? इसी से एमीटर और वोल्ट मीटर में बदला जाता है बालक। तो हेडिंग देंगे धारा मापी का उपयोग। हेडिंग दिया जाए धारा मापी का उपयोग, यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। धारा मापी का उपयोग, कोई दिक्कत बालक? डैश दे दीजिए, एक एक करके लिखा जाए। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। एक नंबर में लिखा जाए धारा मापी का उपयोग किसी परिपथ में, धारा मापी का उपयोग किसी परिपथ में, धारा मापी का उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को, धारा मापी का उपयोग किसी परिपथ में, किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति को, धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए, धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। धारा की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मतलब आप कह सकते हैं सेंस करने के लिए कि उसमें करंट है या नहीं है। हो गया बालक? 2 नंबर में लिखा जाए, 2 नंबर में लिखेंगे धारा मापी में, धारा मापी में कम प्रतिरोध का, धारा मापी में कम प्रतिरोध का प्रतिरोधक, कम प्रतिरोध का प्रतिरोधक प्रयोग करके, कम प्रतिरोध का प्रतिरोधक प्रयोग करके इसको एमीटर के रूप में, कम प्रतिरोध का प्रतिरोधक प्रयोग करके इसको एमीटर के रूप में, इसको एमीटर के रूप में प्रयोग में, इसको एमीटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एमीटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखेंगे कम प्रतिरोध का प्रतिरोधक अगर समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो यही धारा मापी क्या बन जाता है? एमीटर बन जाता है। चलिए 3 नंबर पॉइंट में लिखेंगे धारा मापी में, धारा मापी में उच्च प्रतिरोध के प्रतिरोधक को, धारा मापी में उच्च प्रतिरोध के प्रतिरोधक को, उच्च प्रतिरोध के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर की तरह है, जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर की तरह है प्रयोग में, यह वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग में, वोल्ट मीटर की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। हो गया? अगले पॉइंट में लिखा जाए, 4 नंबर पॉइंट में लिखेंगे, 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए विशेष प्रबंध करके, विशेष प्रबंध करके, विशेष प्रबंध करके इसका उपयोग, विशेष प्रबंध करके इसका उपयोग विभव मापी, इसका उपयोग विभव मापी एवं अन्य परिपथ में, विभव मापी एवं अन्य परिपथ में किया जाता है, विभव मापी एवं अन्य परिपथ में किया जाता है। हो गया बालक? अब देखिए साधारण सा इसका यूज है, याद रखिएगा करंट को सेंस करने में इसका यूज किया जाता है। सेंस मतलब करंट है कि नहीं है,
क्योंकि कम करंट का मापन करता है। दूसरा, अगर गैल्वेनोमीटर में धारा मापी में आप अल्प प्रतिरोध का प्रतिरोधक आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए तो यह मीटर बन जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर में आप उच्च प्रतिरोधक का प्रतिरोधक आप जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में तो ये क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। और विशेष प्रबंध करके इसको आप देखे थे कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में भी जोड़े थे, विभव मापी में भी जोड़े थे। विक्षेपक यंत्र की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, वहां पे हम लोग करंट को संतुलित कर करके देख रहे थे कि इधर से करंट कितना है, इधर से करंट कितना है। तो इसका उपयोग बहुत जगह होता है बालक। अब सवाल ये है कि सर एग्जाम में कितना लिखना होगा इतना में से, तो जो पूछेगा वो लिखिएगा। कहेगा कि धारा मापी से आप क्या समझते हैं, इसके बनावट, क्रिया विधि एवं रचना का वर्णन करें। तो आप क्या करेंगे, पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, सिद्धांत लिखेंगे, ठीक है, वर्किंग लिखेंगे, और जहां तक हम लोग निकाले थे कि I समानुपाती थीटा, वहां तक निकाल के छोड़ देना है। अब कहेगा कि ना इसका धारा सुग्राहिता बताइए, तब सुग्राहिता बताएंगे। अगर कहेगा कि इसका उपयोग बताइए, तब आपको उपयोग लिखना होगा। कोई दिक्कत है तो सब मत लिख दीजिएगा एक ही साथ, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा कि पूछ क्या रहा है। जितना कहा जाए उतना कहीं आपको जवाब देना है। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि मैक्सिमम डायग्राम बनाने वाला रहता है, आपको डायग्राम बनाना होता है। बिना डायग्राम का आप लिखिएगा कैसे, कैसे मालूम चलेगा तार कहाँ है, ऐठन कहाँ से आएगा उसमें। ये सारा चीज आपको जानकारी होना चाहिए। कोई दिक्कत बालक? अब 2 टॉपिक और पढ़ना है इसमें, आमीटर और वोल्टमीटर। तो आमीटर क्या है और धारा मापी को आमीटर में कैसे बदलिएगा, और दूसरा होगा वोल्टमीटर और धारा मापी को आप वोल्टमीटर में कैसे बदलिएगा। ठीक है, यही हमको पढ़ना है इसमें। तो हेडिंग दे दिया जाए, आमीटर। सब सोच रहा है कि अब तो लग रहा है कि यहीं पे एंड हो जाए। चलिए हेडिंग दिया जाए, आमीटर। सब एक हफ्ता बहुत आराम किया है छुट्टी में। आमीटर, अब देखिए इसका अगर परिभाषा पूछा जाए तो हमको लगता है कि सभी बता सकते हैं कि एक तरह का विद्युतीय यंत्र है जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है करंट का मापन करने के लिए। अब देखिए आमीटर कैसे पहचानेंगे, तो अभी जो डिवाइस दिखाए थे ना उसमें ए लिखा रहेगा, तो ए लिख दिया तो आमीटर है। आमीटर क्या करेगा, करंट का मापन करेगा। कोई दिक्कत बालक? अब इसको जोड़ा कैसे जाता है, तो परिपथ में ही हमेशा श्रेणी में रहता है। मान ली कि आपके घर में एक करंट जा रहा है, ठीक है, इनलोड हो गया, तो हमको मालूम करना है कि कितना करंट जा रहा है। तो इस तार को काट दीजिए और आमीटर को यहाँ लगा के इधर ऐसे जोड़ देना है। अब हो गया, अब करंट जब जाएगा तो इसी से होके जाएगा ना जी, तो ये बताएगा कि 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 40 एम्पियर है, और तब ये आगे परिपथ में जाएगा। तो याद रखेंगे कि आमीटर जो होता है करंट का मापन करता है, अब परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। अब वोल्टमीटर को कैसे जोड़िएगा, समांतर क्रम। परिभाषा लिखा जाए, लिखेंगे आमीटर किसी विद्युत परिपथ में, लिखा जाए आमीटर किसी विद्युत परिपथ में, आमीटर किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मापने के लिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कर लेंगे, विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक विद्युतीय यंत्र है, प्रयोग में लाया जाने वाला एक विद्युतीय यंत्र है, प्रयोग में लाया जाने वाला एक विद्युतीय यंत्र है। आमीटर धारा मापी का
अमीटर धारामापी का अधिक विकसित रूप है। अमीटर धारामापी का अधिक विकसित रूप है। अधिक विकसित रूप है। अधिक विकसित रूप है। यदि एक धारामापी को परिपथ में, यदि एक धारामापी को परिपथ में, यदि एक धारामापी को परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के, प्रवाहित विद्युत धारा के मापन में, विद्युत धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन में प्रयोग किया जाता है, तब निम्न स्थितियां संभव हो सकती हैं। तब निम्न स्थितियां संभव हो सकती है। तब निम्न स्थितियां संभव हो सकती है। और डैश दे दीजिए। मतलब कि जब धारामापी से टोटल करंट का प्रवाह किया जाएगा तब क्या होगा, तो एक नंबर में लिखेंगे, एक नंबर में लिखा जाए धारामापी का, एक नंबर में लिखेंगे धारामापी का उच्च प्रतिरोध है। धारामापी का उच्च प्रतिरोध परिपथ में, धारामापी का उच्च प्रतिरोध परिपथ में, धारामापी का उच्च प्रतिरोध परिपथ में विद्युत धारा को, धारामापी का उच्च प्रतिरोध परिपथ में विद्युत धारा को परिवर्तित कर देगा। धारामापी का उच्च प्रतिरोध परिपथ में, परिपथ में विद्युत धारा को परिवर्तित कर देगा। विद्युत धारा को परिवर्तित कर देगा। और 2 नंबर में लिखा जाए परिपथ में, परिपथ में उच्च मात्रा की धारा, परिपथ में उच्च मात्रा की धारा, परिपथ में उच्च मात्रा की धारा धारामापी को, उच्च मात्रा की धारा धारामापी को नष्ट कर सकता है। धारामापी को नष्ट कर सकता है। धारामापी को नष्ट कर सकता है। अब सवाल ये है कि सर धारामापी से सब करंट का मापन क्यों नहीं करते हैं, तो 2 कारण है। अभी दोनों कारण लिखवा दिए, समझिए वाला। गैल्वेनोमीटर से आप ज्यादा करंट का मापन क्यों नहीं करते हैं, तो 2 कारण है। पहला कारण ये है कि मूल करंट में परिवर्तन कर देता है और इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण, ध्यान देंगे, प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये उच्च ताप को उत्पन्न करता है, जिससे आपका धारामापी जल सकता है या नष्ट हो सकता है। अभी आप लिखे हैं नष्ट हो सकता है, तो ये अधिकांश जल जाता है। क्लियर है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए इस प्रकार धारामापी, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए इस प्रकार धारामापी, इस प्रकार धारामापी परिपथ में, इस प्रकार धारामापी परिपथ में, परिपथ में धारा के मापन में, इस प्रकार धारामापी परिपथ में धारा के मापन में, धारा के मापन में प्रयोग, धारा के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। धारा के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। धारा के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। परिपथ में, परिपथ में धारा के मापन के लिए, परिपथ में धारा के मापन के लिए, परिपथ में धारा के मापन के लिए हमें, परिपथ में धारा के मापन के लिए हमें अत्यंत अल्प,
हमें अत्यंत अल्प या शून्य प्रतिरोध वाला, अत्यंत अल्प या शून्य प्रतिरोध वाला यंत्र की आवश्यकता होती है, शून्य प्रतिरोध वाला यंत्र की आवश्यकता होती है, यंत्र की आवश्यकता होती है। साथ ही यह यंत्र उच्च मान की धारा का मापन, साथ ही यह यंत्र उच्च मान की धारा का मापन, उच्च मान की धारा का मापन कर सकता हो, उच्च मान की धारा का मापन कर सकता हो। अतः इस प्रकार के विशेष उपकरण को, अतः इस प्रकार के विशेष उपकरण को आमीटर के नाम से, इस प्रकार के विशेष उपकरण को आमीटर के नाम से जाना जाता है, विशेष उपकरण को आमीटर के नाम से जाना जाता है, आमीटर के नाम से जाना जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, शंट की सहायता से, देखिए सामने लिखे हैं, शंट की सहायता से धारा मापी को, शंट की सहायता से धारा मापी को आमीटर में, शंट की सहायता से धारा मापी को आमीटर में परिवर्तित किया जाता है, धारा मापी को आमीटर में परिवर्तित किया जाता है, धारा मापी को आमीटर में परिवर्तित किया जाता है। इसी में आगे लिखेंगे, किसी धारा मापी को, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, किसी धारा मापी को आमीटर में, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, किसी धारा मापी को आमीटर में, किसी धारा मापी को आमीटर में इसके समांतर, आमीटर में इसके समांतर एक अल्प प्रतिरोध है, इसके समांतर एक अल्प प्रतिरोध है, ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसे शंट कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, जिसे शंट कहते हैं, ब्रैकेट बंद। प्रयोग करके इसे परिवर्तित किया जाता है, प्रयोग करके इसे परिवर्तित किया जाता है, प्रयोग करके इसे परिवर्तित किया जाता है। अब इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। आपसे पूछा जाएगा शंट का है, बताइए, तो याद रखिएगा अल्प प्रतिरोध को शंट कहा जाता है। इसका उपयोग क्या है, तो धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक डायग्राम देखिए इसका, एक गैल्वेनोमीटर है, देखो बालक, ये आपका गैल्वेनोमीटर प्रयोग में लाया गया है, ये करंट हो गया। अभी गैल्वेनोमीटर है, हमसे कहा गया एमीटर में बदल दीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जगह बना लेंगे शंट के लिए, और यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देंगे, इसका नाम दे देंगे एस, एस फॉर शंट।
अब इसके समांतर क्रम में, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा तो इसमें करंट जाएगा, इसका नाम क्या होगा, आईजी। आईजी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, धारा मापी से प्रवाहित धारा। अब शंटू से तो जाएगा ना जी, इससे करंट कितना जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसमें जो करंट जाएगा वो होगा आई माइनस आई जी। कोई दिक्कत वाला डायग्राम बनाइए जल्दी। अब इसमें पूछा जाएगा कि एमीटर कौन है भाई, तो याद रखेंगे यही डायग्राम एमीटर होगा, इतना ही दूर को एमीटर आप कहेंगे। पहले बना लीजिए आप इसको। चलो जी, बंद करो उधर से, फैन बंद करो लास्ट वाला, ऑन करो, हो गई पढ़ाई। चलो बंद करो बुआ, पढ़ाई जरूर जाए, ये हम जाते बन। ना डायग्राम बना के रोक दीजिए, बाकी अगले क्लास में करेंगे, इसलिए कि अब पढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लो दो बालक, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। मन करो तो